रोमन सम्राट की तरह, कनिष्क ने किसकी तरह? रोमन सम्राट की तरह। तो जो कल मैंने लिखवाया था उससे आगे का मैं यही लिखवा रहा हूं। और ये क्लास लाइव नहीं चल रही है कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। अगर आपके कोई मित्रगण स्पेशल बैच वाले हैं, फोन करें तो आप उन्हें बता देना, इस क्लास को हम अपलोड कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग पे चल रही है क्योंकि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसकी विंडो रिपेयर हो रही है, दूसरे में रिकॉर्ड करके बाद में अपलोड कर देंगे। चलिए, तो कनिष्क ने, पहले बता दूं, रोमन सम्राट की तरह कुछ टाइटल लिए, उपाधियां ली। वो कौन कौन से टाइटल थे लिखिए। कनिष्क ने रोमन सम्राट की तरह सीजर और केसर की उपाधि ली। टाइटल ऑफ सीजर एंड केसर, केसर और सीजर की उपाधि ली। केसर और सीजर की उपाधि ली, उपाधि ली। कनिष्क की पहली राजधानी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ कनिष्क, कनिष्क की पहली राजधानी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ कनिष्क, कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर थी। पेशावर पाकिस्तान, पेशावर थी, जिसे जिसे पुरुषपुर के नाम से जाना गया। पुरुषपुर, पुरुषपुर के नाम से भी जाना गया। जबकि इसकी दूसरी राजधानी, सेकंड कैपिटल, जबकि इसकी दूसरी राजधानी, सेकंड कैपिटल मथुरा थी। जबकि इसकी दूसरी राजधानी, सेकंड कैपिटल मथुरा थी, मथुरा थी। ठीक है, आप लोग मुझे बताएं इसने कौन से धर्म को संरक्षण दिया? अभी आप लोगों को सभी को एक बार फिर से बताना है, बौद्ध धर्म मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इस चीज का एक ठोस एविडेंस मिलता है। वो ठोस या वो सॉलिड एविडेंस क्या है? वो एविडेंस है कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में, इन द लीडरशिप ऑफ वसुमित्र इन कुंडल वन ऑफ कश्मीर, चौथी बौद्ध संगति का होना। तो जो फोर्थ बौद्ध कॉन्फ्रेंस थी, चौथी बौद्ध संगति थी, ये कहां हुई? कश्मीर के कुंडल वन में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र। समय किसका था? कनिष्क का था। संरक्षण किसने दिया? कनिष्क ने दिया। तो नोट करें, लिखेगा वसुमित्र, लिखेगा कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। वाज द गार्जियन ऑफ बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म का संरक्षक था। अशोक के बाद, आफ्टर अशोक, अशोक के बाद, अशोक के बाद बौद्ध धर्म का सबसे प्रबल समर्थक, सबसे प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, सबसे प्रबल समर्थक कनिष्क था। सबसे प्रबल समर्थक कनिष्क था। कनिष्क के समय में, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्क, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, फोर्थ बौद्ध कॉन्फ्रेंस, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। इन द लीडरशिप ऑफ वसुमित्र, वसुमित्र की अध्यक्षता में
हुआ वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आज की बात करें तो एक चीज आप लोग मुझे बताएंगे, आज के समय में जो पेशावर है वो कहां है? और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। वैसे तो पाकिस्तान अपने आप को क्या कहता है? वो कहता है कि हम एक सेक्युलर देश है। कैसा देश है? सेक्युलर। सेक्युलर देश का मतलब है जहां सभी धर्मों को एक समान संरक्षण दिया जाए, देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म ना हो, सभी धर्मों के लिए एक समान पोषण किया जाए, सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवस्था रखी जाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में जो शुरुआत में ही उसकी उद्देशिका या प्रेम्बल में शब्द यूज किया गया है वो है द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। समझ रहे हैं? द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जबकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के संविधान की प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड का यूज किया गया है। सेक्युलर शब्द को हिंदी में बोलते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, जहां सभी धर्मों को एक समान संरक्षण दिया जाए। अब पाकिस्तान का जिक्र मैंने किया, इस्लामिक स्टेट के रूप में जिक्र किया, पेशावर का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि आज भी पेशावर में पुरुषपुर की यादें बची होंगी? पुरुषपुर की यादों का मतलब क्या है? पुरुषपुर जिस समय कनिष्क के समय में था, कनिष्क ने वहां पर स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के स्तूपों का निर्माण पुरुषपुर में करवाया था, विशेषकर पुरुषपुर पेशावर में करवाया था कनिष्क ने, जिनके कुछ अवशेष, कुछ फॉसिल्स आज भी बचे हैं। कुछ फॉसिल्स बचे हैं, अवशेष बचे हैं, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पाकिस्तान के अंडर हैं। ठीक है, और विजिटिंग साइट या आप विजिटर्स वहां पे जाते रहते हैं। तो पुरुषपुर में इसने किसका निर्माण करवाया? स्तूपों का। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में खत्म करें। लिखिए, इसने पुरुषपुर में स्तूपों का निर्माण करवाया। पुरुषपुर में स्तूपों का निर्माण करवाया। पुरुषपुर में किसका निर्माण करवाया था? स्तूपों का कंस्ट्रक्शन करवाया, निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। चलिए, आप लोगों ने एक नाम शायद सुना होगा, पार्श्व। एक नाम सुना होगा, अश्वघोष। अश्वघोष तो जरूर सुना होगा। कनिष्क के दरबार में, लिखें, कनिष्क के दरबार में पार्श्व अश्वघोष, अश्वघोष वसुमित्र, वसुमित्र इसके दरबार में पार्श्व अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान थे। इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे जीनियस विद्वान थे। विद्वान थे। पैराग्राफ फिर चेंज करें। कनिष्क ने कला और संस्कृति में विशेष योगदान दिया। स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड कल्चर। कला और संस्कृति में विशेष योगदान दिया। कला और संस्कृति में विशेष योगदान दिया। अब देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसका जिक्र वैसे पहले भी आ चुका है। आप लोग कितनी ही शैलियों में, कितनी ही अलग अलग कलाओं में मूर्तियों का निर्माण देखते हैं, पिक्चर्स, पेंटिंग्स देखते हैं। पेंटिंग्स का बनना, मूर्तियों की कला शैलियां आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाती हैं। जैसे आपने
किसी मंदिर के निर्माण को पढ़ा और आपने कहा कि ये मथुरा कला शैली में बना है। आपने किसी पिक्चर को देखा, तस्वीर को देखा और कहा कि ये मथुरा या गांधार शैली में बनी है। तो गांधारी शैली का डेवलपमेंट, मथुरा शैली का डेवलपमेंट अगर हुआ, मूर्ति कला शैली का, स्टैचू आर्ट का, तो वो किसके टाइम में हुआ? कनिष्क। तो कनिष्क के समय में स्तूप भी बने, चैत्य भी बने, मठ भी बने, विहार भी बने, मूर्तियां भी बनी। मूर्ति कला शैलियों में मथुरा और गांधार कला शैली का विकास हुआ। तो नोट कीजिए, इसके समय में मथुरा व गांधार कला शैली का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ मूर्ति कला शैली। इसके समय में मथुरा व गांधार मूर्ति कला शैली का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, मूर्ति कला शैली का विकास हुआ। ठीक है, चलिए प्राचीन काल में चलते हैं एक बार फिर से, और एक और इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आप लोगों को फोकस कराता हूं। यूपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है कुछ रूट को लेकर, कुछ मार्गों को लेकर, रास्तों को लेकर। जैसे जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में जाएंगे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेरशाह सूरी मार्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग। इसी शेरशाह सूरी मार्ग को अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जीटी रोड के रूप में, ग्रांड ट्रंक रोड के रूप में पढ़ते हैं। आज भी हम जीटी रोड कहते हैं ना कि जीटी रोड पे मैं बाद में बात करूंगा। अभी पता है नहीं कि ये कौन सी जीटी रोड है और जीटी रोड थी क्या, बस ये कहते थे चौड़ी है सड़क, अगर चौड़ी है, बीच में डिवाइडर है, तो हमने क्या कह दिया? जीटी रोड। एक्चुअल जीटी रोड का मतलब क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। और ये ग्रांड ट्रंक रोड की शुरुआत जो हुई थी वो कौन सी रोड पे हुई थी? शेरशाह सूरी मार्ग। और यही शेरशाह सूरी मार्ग कहीं ना कहीं आधा हिस्सा था प्राचीन सिल्क मार्ग का, प्राचीन सिल्क मार्ग का। जो प्राचीन सिल्क मार्ग था वो चीन को रोम के साथ जोड़ने का काम करता था। रोम यूरोपियन देश है, चीन एशियन देश है। तो इंडिया के ऊपर से गुजर के जाता था सिल्क मार्ग, और उस समय इस सिल्क मार्ग पर कब्जा था किसका? कनिष्क। याद रखना, इतिहास में वही शासक पावरफुल हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए, और वो शासक उनसे भी अधिक पावरफुल आगे चल के हुए जिन्होंने सिल्क रूट को अपने कब्जे में ले लिया। सिल्क रूट उस समय का सबसे बड़ा ट्रेडियल मार्ग था, सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था। अगर इस मार्ग पर किसी का कब्जा है तो समझ जाओ कि वो बहुत पावरफुल शासक होगा, क्योंकि चीन से रोम तक जो भी ट्रेड होगा वो उस ट्रेड के लिए जाने वाले जितने भी लोग हैं सबसे पैसे वसूलता होगा। जितने भी राजाओं का माल वहां से जाता है वो सबसे हफ्ता लेता होगा। तो कौन था वो हफ्ता लेने वाला? लिखो, नोट कीजिए। लेकिन कनिष्क ने चीन से रोम को जोड़ने वाले, चीन से रोम को जोड़ने वाले सिल्क मार्ग पर, चीन से रोम को जोड़ने वाले सिल्क रूट, सिल्क मार्ग पर, सिल्क रेशम, समझ रहे हैं ना? सिल्क मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया, कंट्रोल किया, नियंत्रण स्थापित किया, नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग ही मुझे बता देंगे उल्टा। महाजनपद काल में, ये महाजनपद काल से कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य एक शक्ति के रूप में उभरा था? जोर से बोलो। मगध, पक्की बात है। और मगध की राजधानी या कैपिटल क्या थी? राजगृह के बाद राजगृह चेंज हो गई थी। जोर से बोलो। गिरिब्रज राजगृह के बाद क्या बनी? तो पाटलिपुत्र अब इस समय कैपिटल रही होगी। पाटलिपुत्र पर अटैक करेगा कनिष्क। कौन करेगा? और पाटलिपुत्र भी अगर सत्ता का केंद्र रही तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ी होगी। बौद्ध धर्म से जुड़ी होगी तो बौद्ध का भिक्षा पात्र पाटलिपुत्र में रखा होगा।
और इसी पाटलिपुत्र पर अटैक करेगा कनिष्क। इस पाटलिपुत्र पर कनिष्क अटैक करने के बाद एक तो अश्वघोष नाम के विद्वान को चुरा लेगा, चुराने का मतलब अपने साथ ले लेगा। एक अनोखा कुक्कुट, कुक्कुट का मतलब मुर्गा, ये बोलने वाला मुर्गा था। अब कुकड़ू को बोलता था या कुछ और ये पता नहीं, लेकिन ये अनोखा कुक्कुट था। और इस अनोखे कुक्कुट और अश्वघोष जैसे विद्वान के साथ बोध का भिक्षा पात्र कहां से ले लेगा? कौन ले लेगा? 3 क्वेश्चन बैक टू बैक। अब देखो आप लोग इस बात में थोड़ा सा सीरियसली रहना, मजाक में मत लेना कि मैंने मुर्गा बोल दिया या कुक्कुट बोल दिया, आपको लगा पेपर में नहीं आएगा। लोअर सबऑर्डिनेट पेपर या तो 2013 या 14 का है, आप लोग गूगल पे सर्च करना। यही पूछा गया था कि कनिष्क को निम्नलिखित में से कहां पर आक्रमण करने के बाद बोध का भिक्षा पात्र और अनोखा कुक्कुट प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन कहां पर अटैक करने के बाद। तो इन क्वेश्चनों को भी सीरियसली लेना, ठीक है। तो अनोखा कुक्कुट मिल गया, अश्वघोष जैसा विद्वान मिल गया और बोध का भिक्षा पात्र मिल गया। लिखे किसको? कनिष्क को। कनिष्क ने तक्षशिला पर, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और यहां से बुध का भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र का मतलब समझ रहे ना बेटा? बर्तन। बुध का भिक्षा पात्र अश्वघोष विद्वान, अश्वघोष जीनियस, अश्वघोष विद्वान और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया, स्पेशल कुक्कुट मुर्गा, और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसने अपने टाइम पीरियड में, अपने समय में सोने के सिक्कों को बहुतुल्य चलाया, बहुत अधिक चलाया, बहुत अधिक मात्रा में चलाया। महास्थानिक नाम की जगह से इसके सोने के कॉइन्स भी प्राप्त होते हैं। इसके सोने के सिक्कों पर भी इसके चित्रों का, पिक्चर्स का प्रिंट किया गया था। अगर बात करूं मैं कनिष्क से जुड़े कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो कनिष्क से जुड़ा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाके मथुरा से जुड़ जाता है। एक तो मथुरा कला शैली का विकास करता कौन था? कनिष्क था। बताओ मुझे, क्या मथुरा मूर्ति कला है? हाँ या ना? स्टैचू आर्ट मथुरा है, स्टैचू आर्ट गांधार है, और इन दोनों ही आर्ट को डेवलप करने वाला कौन था? तो कनिष्क ने अगर मथुरा कला शैली का विकास किया और मथुरा तक अपने साम्राज्य को फैलाया, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये मथुरा में कोई ना कोई अपने से जुड़ी याद छोड़ेगा, और वो याद है मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति। मथुरा में कनिष्क की एक विशाल मूर्ति है, जिस मूर्ति में कनिष्क जो है वो एक चोगा पहने हैं और घुटने तक बड़े जूते पहने हुए हैं। समझ रहे हैं? तो कनिष्क की एक स्टैचू, एक मूर्ति कहां पर प्राप्त होती है? मथुरा। इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन ऊंचे जूते से होती है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना चुकी है। आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों से, आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों में अगर आपके याद होगा तो आप लोगों ने पहले भी कुछ शासक पढ़े थे और आगे भी पढ़ोगे। उन शासकों में, जैसे आपके याद है, हमारे किसी शासक ने अंजीर की भी डिमांड की थी, सूखी अंजीर की थी। किसने की थी? किसने बेटा? अब सूखी अंजीर के साथ साथ विद्वानों की भी डिमांड की गई थी, जिसे विद्वान के लिए क्या शब्द यूज किया गया था? दार्शनिक, यानी कि फिलोसफर। तो दार्शनिकों को देने के लिए मना कर दिया गया था, हाँ या ना? तो मांग, ये डिमांड से भी क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आए हैं, सिल्क रूट से भी आए हैं, अनोखे कुक्कुट से भी आए हैं, मथुरा कला शैलियों से भी आए हैं, चित्रकला की प्रिंटिंग आर्ट से भी आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो स्क्रिप्ट है, लिपियां हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखेगा मथुरा में
कनिष्क की एक प्रतिमा, स्टैचू मिलती है, कनिष्क की एक मूर्ति प्राप्त होती है मथुरा में। कनिष्क की एक मूर्ति प्राप्त होती है, एक मूर्ति प्राप्त होती है जिसमें कनिष्क ने घुटने तक चोगा, चोगा समझते हो बेटा? चोगा होता है लॉन्ग कोट, समझ रहे हो? जो फैशन तुम लोग आज लेके आ रहा ना, वो कनिष्क ने करके छोड़ दिया। लिख लिया? चोगा, घुटने तक चोगा, और पैरों में चोगा लिखते हैं बेटा, चोगा, और पैरों में ऊंचे भारी जूते, ऊंचे हैवी शूज, भारी जूते, ऊंचे भारी जूते पहने हैं, ऊंचे भारी जूते पहने हैं। ठीक है? तुम लोगों को लगता है कि जूते तुम नहीं पहने, तुम लोग तो कॉपी पहन रहे हो, वो ओरिजिनल पहन रहे हो। नहीं समझे? लॉन्ग कोट नहीं बेटा, जूते। उसके जूते पे कोई ब्रांड थोड़ी लिखी थी, वो अपने आप में ब्रांड था, समझ रहे हैं ना? जो राजा ने पहन लिया वो अपने आप में क्या था? ब्रांड था। आज ब्रांड देख के पहनी जाती है, उस समय जो राजा ने पहन लिया वही ब्रांड था। राजाओं की उन चीजों को आज नीलाम किया जाता है, जानते हैं आप लोग? जो पुराने राजा थे, रोमन सम्राट थे, या भारत के राजा महाराजा, भारत के राजा महाराजाओं को तो खैर छोड़ो, भारत के जो राजा महाराजा रहे, उन्होंने इतना वैभव कमाने के बाद भी अधिकतर राजा महाराजाओं की इस देश में तो दुर्गति ही होती है। समझ रहे हो ना? दुर्गतियां तो समझते हो ना? और लेकिन अगर हम रोमन सम्राटों की बात करें, यूरोपियन राजा महाराजाओं की बात करें, अरब से रिलेटेड सुल्तान या महाराजाओं की बात करें, तो उनकी पुरानी चीजों को आज नीलाम किया जाता है। और नीलामी की जो बोलियां है ना, वो कई मिलियन डॉलरों से शुरू होती है, मिलियन डॉलरों में शुरू होती है, समझ रहे हो? यहां मिल जाए तो बस कूड़े में चले जाएंगे, है कि नहीं? हम लोगों ने बहुत सारी जो अच्छी चीजें थी उनको तो हम संभाल नहीं पाए, लेकिन जो पुरानी फटी पुरानी चीजें थी उनको हमने शोरूम की तरह सजा के रख दिया, यादों की तरह सजा के रख दिया, है ना? उनकी भी बोली लग जाती है, पर्सनली कोई व्यक्ति खरीद के ले जाता है। खैर, म्यूजियम में आप लोग अगर देखोगे तो विश्व में अलग अलग देशों के म्यूजियम में जब आप घूमोगे, आपके पास अपना पैसा होगा नौकरी का, तो उस समय आप लोग ये चीज पाओगे कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी विरासत को आज भी संभाल के रखा है। और आज आप इंडियन म्यूजियम्स में घूमो, इंडियन म्यूजियम में घूमो, तो इंडियन म्यूजियम में आप घूमोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? किसी का फटा हुआ कुर्ता। आप मजाक मान रहे हैं? आप लोग जाएं इलाहाबाद, मैं घूमा हूं म्यूजियमों में, तभी मैं बता रहा हूं, किसी का फटा हुआ कुर्ता मिलेगा, और उस फटे हुए कुर्ते के नीचे टाइटल ये फलाने का कुर्ता है, और याद के तौर पे बचा के रखा है। समझ लो, जो उनके वेपन, राजा महाराजाओं के हथियार थे, वेपन्स थे, उन हथियारों को या वेपन्स को नहीं दिखाया गया वहां पे, उनकी पोशाकों को दिखाया गया, उन पे ज्यादा फोकस है। आने वाले टाइम में जैसे फिर से दोबारा वही ट्रेंड आने वाला है। आपको पता है ना, फैशन की शुरुआत युद्ध से ही हुई है। फैशन की शुरुआत किससे हुई है? युद्ध से। अब तुम सोचो कि कैसे? पहले तो मनुष्य सामान्य रहता था, नॉर्मल रहता था, लेकिन जब युद्ध के लिए मनुष्य ने अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयार किया, तो उसने विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेकर चलना और पहनना शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस कवच की हम बात करते हैं, एक कर्ण का भी कवच था, आप इतिहास में पढ़ते, एक मूवी भी थी नक्शा, उसमें वो कवच की बात की गई है ना? तो मैं बता रहा हूं, जिस कवच की बात करते हैं ना, जो चेस्ट गार्ड था और सर पे पहनने वाला वो जंजीरें जो लटकी होती थी, इन्हीं चीजों से धीरे धीरे फैशन की शुरुआत हुई है। और इस शुरुआत को करने वाला बाहर से आया हुआ कौन था? अलेक्जेंडर या सिकंदर था। समझ रहे हैं? वो सिकंदर प्रोटेक्शन गार्ड पहन के आया था, और उन प्रोटेक्शन गार्ड का मतलब, जैसे आज आप कह देते हो ना, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी इसलिए बच गई जान, तो उस समय के भाला प्रूफ, तीर प्रूफ, और जो उस समय नुकीले हथियार चलते थे ना,
गोला बारूद कहाँ था उस समय? गोला बारूद तो बाद में आया। तो उस समय की प्रूफ जैकेटें थी सारी की सारी, जान बचाने के लिए काम में आती थी। ठीक है, आज जान अपने आप से नहीं बचा पा रहे। आज तो शब्दों से आदमी मर जाता है, हथियार की जरूरत ही नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा? आज देखो तुम लोग और कल देखना। आज कितनी डेट है? आज मैंने कहा कि आज के डेट को आप लोग शहादत दिवस के रूप में मना लेना, काले दिवस के रूप में मना लेना। लेकिन कुछ बच्चों का मेरे पास रिप्लाई आया कि सर साल में एक ही तो दिन आता है। सुबह सुबह 5, साढ़े 5 बजे, क्योंकि मैंने रात स्टेटस लगाया था, सुबह एक स्टेटस लगाया था, तो उस स्टेटस पे रिप्लाई आ रहा है, क्या बच्चे कह रहे हैं कि सर एक ही तो दिन साल में आता है, इसी दिन को कैसे वो कर लें कि सर हम आधा दिन उस रूप में मना लें कि आधा दिन उस रूप में मना लें। मतलब इतना सम्मान है देश के अंदर शहीदों का हमारे, और जहां शहीदों का ही सम्मान नहीं है तो वहां भावनाएं कहां एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, है ना? और जो भावना नहीं जोड़ पा रहे वो रिश्ते क्या बना पाएंगे? या बना पाएंगे? तो मुझे लगता है रिश्ते बना पाएंगे, वो रिश्ते नहीं बना पाएंगे वो। बाकी तुम लोग यही हो सकते, तो कहते हैं कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यही है, सब यहीं पे रह जाना है, दिखना भी यही है, बस केवल 1 साल 6 महीने, या कभी कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है तो 2 महीने में पता चल जाता है। कुछ रिश्ते लंबे खिंचते हैं, 2-2.5 साल तक जाते हैं, 2-2.5 साल के बाद पता चलता है जिंदगी झंड, जो तैयारी की थी वो भी क्या होगी, नलबटा सन्नाटा, और बच गया घंटा। ऐसे मत करो बेटा, मजाक ले लेंगे, और वैसे भी वो बच्चा तो आई नहीं रहा 2 दिन से। हाँ, वो किसी रैली में हो सकता है किसी रैली में संबोधन कर रहा हूँ। बाकी इस बच्ची ने 2-3 दिन क्लास में बड़ा माहौल बना के रखा, आप लोगों को बड़ा एंटरटेन किया। खैर, कुल मिला के मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि दिन को व्यर्थ बर्बाद मत करना। खुशी इस चीज की ये है कि पहले, अब तो लॉकडाउन की वजह से बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी, तो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, फ्लो में आ जाएगी। लेकिन पहले जब ये महीना शुरू होता था ना फरवरी का, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती थी, ऑटोमेटिक, और 15, 16, 17 तारीख तक कम ही रहती थी। 15, 16, 17 तारीख से लेके और अप्रैल तक बूम आता था बच्चों का, फिर एकदम बच्चे आते थे। अब उसके आने का कारण क्या था? उनमें से कुछ के कानों में तो वही चलता रहता था, ठुकरा के मेरा प्यार। कुछ दूसरी फॉर्म में आते थे, कुछ ये कहते थे कि मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। नौकरी तो मुझे लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। नौकरी तनख्वाह के लिए नहीं लेनी, लेकिन घर बसाने के लिए जरूर लेनी। तो इन भावनाओं के साथ ना बच्चे 17-18 के बाद बढ़ती थी तादाद। अब की बार थोड़ा सा अलग रहा माहौल। अब की बार मैं कह रहा हूं कि 14 तारीख में आज मेरे पास बैठे हुए विद्यार्थियों की इन संख्या का अब तक के मेरे शिक्षण अनुभव में सबसे अधिक स्ट्रेंथ बैठी है, अब तक के मेरे शिक्षण अनुभव। और अब इसमें ना तो कोई अधिकतर गाने वाले होंगे, क्योंकि गाना तो कोरोना ने गा लिया जिंदगी में, गाने लायक ही नहीं छोड़ा। सुधरता कोई नहीं है, और जो सुधर गया वो इंसान ही नहीं है। आप ऐसा मत कहो कि सुधर गए, मैं फिर कह रहा हूँ जो सुधर जाए वो इंसान ही नहीं है। अरे बेटा, मैं कह रहा हूँ आपके गांव में भैंसा मुक्की होती है, भैंसे को नाक फोड़ दी जाती है, और उसको कंट्रोल किया जाता है, इस साइड में रास्ता फेंकोगे चलेगा, उसे कहते हैं सुधरना। उसे क्या कहते हैं? सुधरना। घर में एक पालतू कुत्ता होता है, उस पालतू कुत्ते को शेक हैंड करना सिखाया जाता है, बिस्किट दिखा के उछलाया जाता है, उछलता है, कूदता है, आप गुलाटी लगवाते हो उससे, दौड़ाते हो अपने पीछे पीछे, इसे कहते हैं सुधरना। तो ये कुत्तों का या पशुओं का काम है सुधरना। इंसान की प्रवृत्ति में सुधरना कैसे हो सकता है? परिवर्तन संसार का नियम है, अगर इंसान ने स्वीकार नहीं किया, किसने किया? है ना? तो सुधरने के लिए तो सोचो ही मत, जितना जिंदगी में बिगड़ सको बिगड़ो, लेकिन पूरी बात सुनो, लेकिन कभी भी अपना ध्येय मत भूलना। ध्येय का मतलब सबसे पहला ध्येय ये होना चाहिए आपकी वजह से किसी दूसरे को ठेस ना होना चाहिए, आपके स्वार्थ की वजह से, अपने खुद के निजी स्वार्थ की वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, ना निजी नुकसान हो, ना मानसिक ना शारीरिक। समझ रहे हैं ना?
तो इन चीजों को हमेशा एक ध्येय बना के रखो। बाकी जो करना है करो जिंदगी में। मैं फिर कहता हूं, मैं पोडियम पे कुछ और हूं, पोडियम के बाद कुछ और हूं, घर पे कुछ और हूं, बाहर कुछ और हूं, शादी ब्याह में कुछ और हूं, खेलकूद में कुछ और हूं। 1000 पर्सनालिटी के साथ जीता हूं, मजा आता है जीने। मेरी जिंदगी है। जिंदगी किसकी है? आपकी अपनी है, मेरी थोड़ी है। आपकी बेटा, आपकी जिंदगी मेरी नहीं है, आपकी जिंदगी आपकी है ना, और मेरी जिंदगी मेरी है। दूसरे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? मजे नहीं ले सकते। दूसरे व्यक्ति सिर्फ उंगली उठा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे गर्ल्स है, लड़कियां हैं, क्या लड़कियों को फैशन करने का अधिकार नहीं है? उनकी इच्छा, वो जैसा चाहे वैसा रहे। लेकिन कुछ लोगों को व्यंग करने की आदत होती है। देख फलाने की लड़की को देख, पंख लग रहे हैं। तुम बोलना लग रहे हैं। अरे जिसको पंख लगेंगे वो ऊंचा उड़ेगा, और जब कोई ऊंचा उड़ेगा तो नीचे वाले को प्रॉब्लम होगी, वो चीखेगा। तो एक दिक्कत होती है कि नहीं? अगर आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो, स्पेशली मैं यहाँ पे लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, अगर गर्ल्स आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं बेटा, तो आपके गांव की वो लड़कियां या आपके अगल पड़ोस की वो लड़कियां जो पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई, उनके लिए क्या कहानी है? उनके लिए कहानी है कितने खट्टे हैं अंगूर। तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मजे ले रहे हैं। कोई शहर में जाके नहीं पढ़ता, सब ये करते हैं वो करते हैं। जब कामयाब हो जाते हैं, तुक्का लग गया, तुक्का लग गया, किस्मत बढ़ जाती। अरे किस्मत किसी की बढ़िया नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। और इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद बताओ। आज घर जाके ना अपने दिल पे हाथ रख के, आंख बंद करके ना एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या तुम्हारी किस्मत अच्छी है? तो अंदर से आंसर आएगा। और कितने में कहा तुमने बता दिया। अगर किस्मत अच्छी होती, मैं फिर कह रहा हूं, तुम लोग अंबानी के घर पैदा होते, अडानी के घर पैदा होते, शाहरुख खान के घर पैदा होते, बच्चन फैमिली में पैदा होते, और कहा अभी तो ये फलाने के घर पैदा हो गया होते। बेटा बाप ऐसा नहीं करो। अब जिसके भी घर पैदा हुए, आपकी आने वाली जनरेशन ये ना कहे कि मैं उसके घर पैदा हो गया। समझ गए? तो अपने आप को इस काबिल बनाओ, लायक खुद ही बनाना है। देखो नालायक और लायक में कितना सा अंतर है? ना बनता है। अब ये ना हटाओ जिंदगी में से बस, और आगे बढ़ो। बेटा खलनायक तो हर कोई अपनी जिंदगी में ऑलरेडी है। आपको क्या लगता है खलनायक? मैं फिर कह रहा हूं, खलनायक अपनी जिंदगी में हर कोई है, लेकिन अपने उस खलनायक कैरेक्टर को कोई पहचान लेता है? किसी के कैरेक्टर को वो खुद नहीं पहचानता, उसको दूसरे पहचानने लगते हैं। जिसको दूसरे पहचानने लगते हैं वो सोसाइटी में एक्चुअल खलनायक बन जाता है, और जो खुद नहीं पहचान पाता वो चलता रहता है नॉर्मल अपने उसी फ्लो में, जिस फ्लो में चल रहा है। तो खलनायक लायक या नालायक बनना क्या है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लायक बनोगे तो खलनायक भी दो प्रकार के हैं। एक वो खलनायक है जो दूसरों को भले के लिए काम कर रहा है लेकिन फिर भी किसी के लिए खलनायक है, और एक वो खलनायक है जो सबका बुरा कर रहा है। तुम लोग किसी का अच्छा भी करोगे तो भी सबको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे अगर मैं मेरे गांव के प्रधान के रूप में अगर किसी के घर के बाहर इंटरलॉकिंग लगवा दूं तो पूरे गांव को अच्छा लगेगा? दूसरे के यहाँ जिसके यहाँ ऑलरेडी लग रही है ना, उसको बुरा लगेगा। इससे तो बढ़िया मेरी खड़वा के नहीं लगवा देता। जिसके पास ऑलरेडी है उसका भी भरा नहीं आज तक, और जिसके पास नहीं है उसकी पूर्ति हो जाने के बाद उसकी और अधिक की मांग बढ़ जाती है। तो ये जिंदगी है, ये तो चलती रहेगी, क्योंकि थ्योरीज पे बेस है जिंदगी। इकोनॉमी की थ्योरी 1000 बार तुम लोगों को बताई, ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स आर अनलिमिटेड, कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। और फुलफिल हो जाए तो फिर मनुष्य आगे कैसे बढ़ेगा? क्या आपकी इच्छा कभी पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। कल अगर 35,000 40,000 की सरकारी नौकरी पे जाओगे तो नौकरी पे जाने के बाद पैसा और अधिक कमाने की इच्छा तुम्हारी जाग जाती है। किसी दिन किसी का चालान काटने से बचाने के लिए 50 का नोट लिया, अगले दिन 100 मांगोगे, उससे अगले दिन 150 मांगोगे। समझे? देखो 200, वो शुरुआती 200 से कर रहा है। बेटा कैमरे लग रहे हैं हर जगह, समझ रहे हो ना? कैमरे लग रहे हैं। अब तो ओवर स्पीड गाड़ी के भी चलान हो जाते हैं। मेरी गाड़ी में ऑलरेडी 7 चलान हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ हाँ सही। अब क्या बता रहा हूँ, आप बेगमपुर पहुंच गए, आप बेगमपुर चले गए, मुझे लग रहा है बेगमपुर में चाय वाले तो पैसे काटता है।
उसे कह रहा सब जुगाड़। मैं कह रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, केवल भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदलने का मतलब, पहले मैंने कहा कि मुझे दो पैसे, मैं आपका काम करा के दूंगा, फिर मैंने कहा कि मुझे मत देना, फलाना आदमी वहां खड़ा मिल जाएगा, समझ रहे ना? तो काम तो हुआ, माध्यम बढ़ते हैं। तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता इस देश से, याद रखना, ठीक है? खैर बाकी सब तुम्हें पता है क्या चल रहा है क्या नहीं। लिखो, आगे बढ़ो, कनिष्क को पूरा करते हैं। अच्छा, एक चीज और इंपोर्टेंट है कनिष्क से जुड़ी। कनिष्क या कुषाण वंश के जो शासक थे, क्या ये चीन के जनजातीय लोग थे? ध्यान से सुनो बेटा, क्या ये चीन के ट्राइबल लोग थे? अगर ये चीन के जनजातीय लोग हैं और चीन को छोड़ के भाग रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि चीन के शासक के साथ इनकी बनी नहीं होगी। चीन के शासक ने या तो इन पर अत्याचार किया या इनको खदेड़ दी। इसका एक और उदाहरण मिलता है, कनिष्क ने अपने टाइम पीरियड में पान चाओ नाम के चीन के एक शासक के साथ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पहले तो कनिष्क डिफीट हुआ, लेकिन बाद में जीत गया। तो चीन के शासक को युद्ध करके हराना कनिष्क की उपलब्धि और बदला भी कहा जाता है। नोट करें, खत्म करते हैं। लिखेगा, कनिष्क ने चीन के शासक, चीन के रूलर, चीन के शासक, इस शासक का नाम था बेटा पान चाओ। पान चाओ के साथ युद्ध किया, पान चाओ के साथ युद्ध किया, इस युद्ध में पहले कनिष्क हार गया, लेकिन बाद में जीत गया। इस युद्ध में पहले कनिष्क हार गया, लेकिन बाद में जीत गया, बाद में जीत गया। बाद में कनिष्क जीत गया। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा गया है। कनिष्क इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोक। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा गया है। द्वितीय अशोक भी कहा गया है। कनिष्क के बाद इसका अगला उत्तराधिकारी, नेक्स्ट सक्सेसर, कनिष्क के बाद इसका अगला उत्तराधिकारी हुविष्क हुआ। जिसने कश्मीर में हुविष्कपुर की स्थापना की। जिसने कश्मीर में हुविष्कपुर की स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हुविष्कपुर इन कश्मीर। जिसने कश्मीर में हुविष्कपुर, हुविष्क लिख के बस पुर लगा दो, हुविष्कपुर की स्थापना की। कल्हण की राजतरंगिणी में, राजतरंगिणी याद आ रहा है बेटा? कल्हण की राजतरंगिणी में, कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक का नाम है बेटा। राजतरंगिणी में ये लिखी किसने थी? कल्हण। कल्हण की राजतरंगिणी में हुविष्कपुर का जिक्र मिलता है। हुविष्कपुर का जिक्र मिलता है, जिक्र मिलता है। हुविष्कपुर का जिक्र मिलता है। पैराग्राफ चेंज करें, इसे भी खत्म करते हैं। पूरे कनिष्क वंश, कुषाण वंश को खत्म कर रहे हैं। हुविष्क के सिक्कों पर, इन द कॉइन ऑफ हुविष्क, हुविष्क के सिक्कों पर हुविष्क के सिक्कों पर शिव और विष्णु देवताओं की आकृति बनी थी, फिगर
देवताओं की फिगर्स या आकृतियां बनी थी। आकृतियां बनी थी। लिखेगा कुषाण वंश का अंतिम शासक लास्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ये वासुदेव है, वो वसुदेव था। एक वसुदेव पहले पढ़ा था ना, वासुदेव था। अंतिम शासक वासुदेव था। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन मैं नोट में आप लोगों को लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए बेटा। आप लोगों ने अशुघोष का जिक्र किया। अशुघोष से रिलेटेड सूत्रालंकार एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आता है सूत्रालंकार की रचना किसने की। ऐसे ही नागार्जुन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नागार्जुन का अगर नाम नहीं सुना तो आप लोग यूरोप के एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं जिसको इतिहास में लिटरेचर साहित्य में बड़ा ही उपलब्धि या नाम मिला। नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर से संबंधित कुछ लेख आप लोगों को शायद इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ने पड़ते हैं। मार्टिन लूथर का कंपेयर किया गया है किसके साथ, नागार्जुन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस विद्वान को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है, तो आंसर क्या होगा, नागार्जुन। तो इस तरीके के कुछ फैक्ट हैं जो पेपर में आ जाते हैं। 2-3 नोट खत्म करते हैं, चैप्टर भी खत्म। नोट नंबर 1 लिखें। अशुघोष चौथी बौद्ध संगति का फोर्थ बौद्ध कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष था, डेप्यूटी हेड था, उपाध्यक्ष था। इसने सूत्रालंकार और एक और बुक थी की बौद्ध चरित्र। सूत्रालंकार और बौद्ध चरित्र की रचना की। बौद्ध चरित्र की जगह बुद्ध चरित्र कर देना, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना की। सूत्रालंकार और बुद्ध चरित्र की रचना की। सूत्रालंकार और बुद्ध चरित्र की रचना की। नोट नंबर 2 लिखें। महाविभाष्य शास्त्र की रचना। महाविभाष्य शास्त्र की रचना वसुमित्र के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, वसुमित्र के द्वारा की गई। इस बुक को इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, एज इट इज यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश। इंग्लिश में भी विश्वकोश ही लिखना है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, नागार्जुन की तुलना, नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर के साथ की गई।
नागरिक की तुलना मार्टिन लूथर के साथ की गई, मार्टिन लूथर के साथ की गई। इसने सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेवरेबिलिटी थ्योरी बोलते हैं ना, सापेक्षता के सिद्धांत का इन्वेंट किया, प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं मौर्योत्तर काल के प्रशासन के। तो पूरे मौर्योत्तर काल में जितने भी वंश आप लोगों ने पढ़े, उन सभी वंशों के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, लिटरेचर और उस समय की सोसाइटी, समाज, न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम, इस पार्ट को करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास में पार्ट खत्म करेंगे, 5 मिनट में शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स।